पूरा एक मीडिया के अंदर वेस्ट का प्रोपोगंडा रहा है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके पास, उसके बाद यमन के अंदर भी इन्होंने यही करा और तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ करा। देखिए, अमेरिका का एक हमेशा से नैरेटिव ये रहा है कि वो अपने देश, रूस और यूक्रेन की जंग किसने छेड़ी? यही अमेरिका ने छेड़ी। जंगें चलती रहे, उनके हथियार बिकते रहे और मुस्लिम कंट्रीज के पास जो ऑयल रिजर्व है, यूरोपियन कंट्रीज ने अपने शिप जो है वो मूव करें, जंगी बेड़े जो हैं वो मूव करें, तो इधर से चाइना ने नहीं करें क्या? रूस ने नहीं करें? आप 3 बार जंगों में जो है मुस्लिम कंट्रीज कूदी नहीं कूदी? और क्यों बार बार अमेरिका समर्थन करने चला आता इजराइल को? कोई नहीं चाहता। लेकिन इजराइल की हठधर्मिता और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे एक सनकी तानाशाह की हठधर्मिता अपने देश को उन्होंने कर, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जंग नहीं चाहती है भाई। तमाम लोग जो है फलस्तीन के समर्थन में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े उनका हथियारों का बिजनेस चलता है और कुछ बड़े बड़े उद्योगपति जो पर्दे के पीछे होते हैं, जिनको कोई नहीं का समर्थन तो भारत सरकार भी कर रही है। फलस्तीन का कहाँ कर रही? मोदी जी तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। किसने आपको बताया? बिल्कुल कर रहे हैं। बताइए, भारत और पाकिस्तान को लड़वाने में किसका हाथ था? ब्रिटिशर का था या नहीं था? बिल्कुल था, है, बिल्कुल था। 1947। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज मैं आपको बात कराने जा रहा हूँ। यहाँ बात कर रहे हैं हम सैयद जब्बार से, जो टीवी पैनलिस्ट हैं और टीवी न्यूज़ पे आते हैं लगातार। और आज हम उनसे फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे, फ़लस्तीन इसराइल पे। ये इल्जाम लगाया है कि फ़लस्तीन में जो भी अभी नरसंहार हो रहा है, जो भी जेनोसाइड हो रहे हैं, फ़लस्तीन के जो अवाम जो मारे जाए, उनके पीछे जो है ईरान का बड़ा हाथ है। किस तरह देख रहे हैं सैयद जवार इतना बड़ा इल्जाम? नहीं, देखिए, वो इल्जाम नहीं है। उन्होंने अपना वो गुस्सा जो है वो जाहिर करा था, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के अंदर, लोगों के अंदर है। तमाम आप देखेंगे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, चाहे गल्फ कंट्रीज हो गई, पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पे उतरे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो बार बार फलस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और तमाम जगह पे ये जो मुस्लिम हुकूमतें हैं उनसे सवाल करा जा रहा है कि तुम अपनी फौजें कब रवाना करोगे, कब मस्जिद अक्सा को जो है बचाने के लिए लोग उतरेंगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, 50 लाख से ज्यादा फौज इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के पास है, जिनके पास बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल, बेहतरीन से बेहतरीन हथियार, बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर जेट, तमाम चीजें। आप देखिए, तुर्की के अंदर भी तमाम आवाम जो है सड़कों पर उतरी और वो बार बार एर्दोगान से भी यही सवाल कर रही है कि भाई साहब, आपने मस्जिद अक्सा का फोटो दिखाया था, आपने यूएन के अंदर मस्जिद अक्सा के लिए, फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी, आप कब अपनी फौजें रवाना करेंगे? और ये जो लोग बात कर रहे हैं कि ईरान ने या सऊदी अरब ने और तमाम चीजें, देखिए ये पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त। जिस तरीके से, अब सुन लीजिएगा, जिस तरीके से हम तो सुन ही रहे, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो ये लोग धमकी दे रहे, धमकियां के अलावा इन्होंने किया क्या? हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर का यही तो इल्जाम है कि ईरान ने धमकी के अलावा आखिर करा तो करा क्या? नहीं, देखिए, अभी आप देखिए, यमन के अंदर बाकायदा जो है वो जंग का ऐलान करा गया है। यमन की तरफ से लगातार जो है मिसाइल दागी जा रही है इसराइल के ऊपर, तमाम तरीके की उन्होंने खुले तौर पे कहा है यमन ने। और कल शायद जुमे के बाद जो है वो हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम लीडर हैं वो जाकर के अपना खुतबा करेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको वॉर के अंदर इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। देखिए, तमाम तरीके के वेस्ट के प्रोपेगेंडे हैं। वेस्ट का प्रोपेगेंडा क्या है? जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज लामबंद हो रही हैं, जिस तरीके से यूएन के अंदर और तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इजराइल का विरोध हो रहा है, खास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है और उनकी सरकार के खिलाफ इजराइल के अंदर भी तमाम विरोधी पार्टी के लोग जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुश्किल से अगर आज इलेक्शन इजराइल के अंदर हो जाते हैं तो 4 से 5% के आसपास ये बता रहे हैं कि 2 बार बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको बीबी कहते हैं, वो लौट करके आएंगे। उन्होंने एक सनकी तानाशाह की तरह जो बिहेव करा है अपनी सत्ता बचाने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि उनके पास 10 दिन पहले इनपुट था कि आपके ऊपर हमला हो चुके। वहां की आवाम ये कह रही है कि तुमने हमको मरवा दिया, तुमने वादे करे थे हमको कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए, कैसे तुम्हारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया? ये सवाल वहाँ पे आम जनता पूछ रही। सैयद जवाद लगातार वो जो हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि और भी लगातार आवाजें उठ रही है कि ईरान का हाथ है, बड़ा हाथ है। फिलिस्तीनी अवाम जो के साथ जो नरसंहार किया जा रहा है उसके पीछे ईरान का हाथ है।
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा एक मीडिया के अंदर वेस्ट का प्रोपोगंडा रहा है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल है, जिसके पास गैस है, उनको बदनाम करने के लिए तरीके से प्रोपोगंडे वेस्ट के अंदर चलते रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, इराक के अंदर भी इन्होंने दूसरे तरीका का प्रोपोगंडा करा था, उसके बाद यमन के अंदर भी इन्होंने यही करा और तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ करा। देखिए, अमेरिका का एक हमेशा से नैरेटिव ये रहा है कि वो अपने देश के बाहर जब भी आप देखिए जंग स्टार्ट रहना चाहता है। अभी अफगानिस्तान से निकला ही था कि रूस और यूक्रेन की जंग किसने छेड़ी? यही अमेरिका ने छेड़ी। रूस यूक्रेन की जंग के अंदर ज्यादा लंबा वक्त नहीं चला, 2 साल के अंदर परिणाम मिल गया। वो जिस तरीके से चाह रहे थे, जैसा अपना हथियारों का बिजनेस चाह रहे थे पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं निकला। मैं बार बार कहता रहा हूं, दूसरा महायुद्ध उन्होंने खोला जाकर के मिडिल ईस्ट के अंदर, ताकि जंगें चलती रहे, उनके हथियार बिकते रहे और मुस्लिम कंट्रीज के पास जो ऑयल रिजर्व है उनके ऊपर वो अपनी हुकूमत चलाते रहे, अपना डॉलर जो है वो मजबूत करते रहे। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ है कि आपको पता है, जिस तरीके से रूस ने रिटेलिएट करा है। और आप देखिए, अगर ये डायरेक्टली जंग जो है बड़ी होती है तो रूस का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। आप इस चीज को क्यों भूल जा रहे हैं? अगर यूरोपियन कंट्रीज ने अपने शिप जो है वो मूव करें, जंगी बेड़े जो है वो मूव करें, तो इधर से चाइना ने नहीं करें क्या? रूस ने नहीं करें? आप बताइए। और तमाम जगह से सुनिए, लेकिन जो है लगातार जो फलस्तीनी अवाम के साथ जो नरसंहार हो रहा है, नस्लकुशी एक तरह से देखा जाए तो, जिस तरीके से सारे जो 57 मुस्लिम कंट्री है, सिवाय लफाजी का कोई भी जो है कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचा रहा। आखिर क्यों? देखिए, आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज ने 3 बार जंग लड़ी है और बहुत मजबूती के साथ लड़ी है, लेकिन अमेरिका और यूरोप, खास तौर से अमेरिका का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा होता है, उस तरीके से ये कोई ना कहे कि आकर के जंग की तैयारी। क्या 3 बार जंगों में जो है मुस्लिम कंट्रीज कूदी नहीं कूदी? और क्यों बार बार अमेरिका समर्थन करने चला आता है इजराइल को? और आज भी, अब तो बिल्कुल एक तरीके की कहिए कि सभी के पास न्यूक्लियर वेपन है। युद्ध विराम की बात करना चाहिए, शांति की बात करना चाहिए। अभी यूएन के अंदर जब वोटिंग की बात हुई, शांति की बात हुई, आप देखिए किस तरीके का रिएक्ट करा। वो तो अमेरिका बात ही नहीं कर रहा है शांति की, एक तरफ तो अपना दूसरा चेहरा दिखाता है। अमेरिका चाहता है कि पूरे विश्व में उसकी सरहदों से बाहर, चाहे सेंट्रल एशिया जो हो गई कंट्रीज हो गई, मिडिल ईस्ट हो गई, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। ईरान का जो ईरान का ही बनाया हुआ हिजबुल्लाह है, जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगा? कोई ऐसे ही लगाएगा? ये नहीं, देखिए, इल्जाम नहीं, उन्होंने अपना रोष और गुस्सा जाहिर करा, क्योंकि ईरान के पास अपनी फौज है, ईरान के पास अपने फाइटर जेट हैं, टैंक से लेकिन जंग किसी चीज का समाधान है। ईरान की अपनी एक पॉलिसी ये है कि वो डायरेक्टली किसी के ऊपर हमलावर नहीं होते। अगर उनके खिलाफ कोई जंग छेड़ता है, जंग का ऐलान करता है, तब वो अपनी सेफ्टी के लिए आते हैं। उनकी अपनी पॉलिसी बनी हुई है, बहुत सी कंट्रीज के अंदर अपनी अपनी पॉलिसीज बनी हुई है। ईरान के ऊपर अगर डायरेक्टली जंग, ईरान तो कह रहा है कि मेरे ऊपर डायरेक्टली जंग मुसल्लत करी जा रही है, जंग कोई नहीं चाहता। लेकिन इजराइल की हठधर्मिता और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे एक सनकी तानाशाह की हठधर्मिता, अपने देश को उन्होंने घर के अंदर डाला है, अपनी आवाम को खतरे के अंदर डाला है, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, और कोई इसका मकसद नहीं। तमाम कंट्रीज उनको समझा रहे हैं। अभी आपको पता है, वेस्ट के अंदर चाहे ब्रिटेन हो गया, चाहे आपका फ्रांस हो गया, और तमाम ममालिक कंट्री ने कहा है कि अब हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। रूस यूक्रेन की जंग के अंदर सर्दियां आ रही हैं और जिस तरीके से महंगाई वहां पर बढ़ी हुई, आज अगर रूस गैस देना बंद कर दे यूरोप को, तो आधे से ज्यादा लोग ठंड के अंदर खत्म हो जाएंगे। और अभी बताइए, क्या अभी हमास के और हिजबुल्लाह के और तमाम लीडरों के साथ जो है रूस ने बुला करके बात करी है या नहीं करी है? किस लिए बात हो रही है? जंग नहीं चाहती दुनिया, इस वक्त जंग नहीं चाहती है, कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता जिस तरीके से महंगाई है। लेकिन एक उनका सनकी जो है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार दोषी है, बच्चों का कातिल भी वही है, उसके बाद औरतों का कातिल भी है, बुजुर्गों का। आप बताइए, गाजा के इजराइल और फिलिस्तीन में जो हो रहा है, इसे जंग कहेंगे या जेनोसाइड कहेंगे? देखिए, ये तो जेनोसाइड है, ये सब बात कर रहे हैं, यूएन के अंदर बात करी जा रही है, और कहीं पर भी कोई भी आतंकी हमला होता है उसका समर्थन नहीं करा जाता है। लेकिन आप बताइए, मैं बार बार कहता हूँ कि आतंकवाद की अभी तक किसी ने कोई परिभाषा गढ़ी है? जंग तो फिलिस्तीनी अवाम भी नहीं चाह रहे, ना इजरायली अवाम चाह रहे। फिर उसके नहीं, देखिए, बमबारी तो लगातार हो रही है। देखिए, जब सरकारें गलत हाथों में आती हैं, जब सत्ता गलत लोगों के हाथों में आती है, तो यही अंजाम होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने लीडरान को बहुत
सोच समझ करके चुनना चाहिए। उनके यहाँ इस वक्त रेडिकलाइज नेशनलाइज जिसको वो कहते हैं कि जो है सरकार वहां पर है। आप बार बार देखिए कितना बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ पिछले 4 महीनों से सड़कों के ऊपर प्रदर्शन हो रहा है। वो अब तक के सबसे खराब प्रधानमंत्रियों में गिने जा रहे हैं। आप बात कीजिए ईरान पर, बात हो रही है ईरान पे, बात कीजिए ईरान के ऊपर। जिस तरीके का ईरान जो है सिवाय धमकी का कोई कुछ नहीं कर रहा, आखिर इल्जाम क्यों ना लगे ईरान पर कि ये जो भी कुछ हो रहा है सब ईरान के जो है बहकाने पे हो रहा है। देखिए एक आप लोगों को बात समझा दूं आपके, देखिए जंग स्टार्ट करना बहुत आसान बात है, लेकिन उसका खात्मा उसके परिणाम सुन लीजिए पूरी बात। फिलिस्तीनी आवाम को इससे जो है इस आग में झुलसा है यानी धकेलने वाला ईरान है। जिस तरीके इल्जाम लगाया जाए जैसी बातें हो रही है, कौन इल्जाम लगा रहा है? यही तो कह रहे हैं, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो वेस्ट के प्रोपेगेंडा के अंदर आ जाते हैं। बाकी तमाम उम्मत मुस्लिमा के अंदर तमाम जितनी भी, और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जंग नहीं चाहती है भाई। तमाम लोग जो है फलस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट आकर खड़े हो रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग नहीं चाहती है। कौन जंग चाहता है? जंग स्टार्ट करना बहुत आसान होती है और उसका खात्मा कहां पर होगा, कितना जान और माल का नुकसान होगा, आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। दूसरे विश्व युद्ध क्या है आपको पता है, जितना यूरोप है, वेस्ट है, ये दूसरे विश्व युद्ध के अंदर बहरान देख चुका है। महंगाई से वो बार बार जो है गुजर चुके हैं। उन्होंने देखा है किस तरीके की लाशें और किस तरीके की चीजें होती हैं। तो इसलिए जो अब की जनरेशन इधर 50 सालों की, वो जंग नहीं चाहती। उसने जिंदगी के अंदर तरक्की सोच रखी है। कौन सी जंग से किसका अभी तक हल हुआ हमको बताइए, सिवाय कुछ चुनिंदा सरकारों का। उनका हथियारों का बिजनेस चलता है और कुछ बड़े बड़े उद्योगपति जो पर्दे के पीछे होते हैं, जिनको कोई नहीं जानता, उनके अपने हथियार सप्लाई होते रहते हैं तमाम इस कंट्रीज के। बाद आप देखिएगा किस तरीके से हथियारों का बिजनेस कितना महंगा होगा, कितने तरीके से जो है उसको बेचा जाएगा। तमाम कंट्रीज चाहे वो कमजोर हो ताकतवर हो, एक दूसरे से क्या दिया जाएगा। देखिए बार बार मैं कहता हूँ ये जंगे स्टार्ट करने वाला अमेरिका है। अमेरिका लेकिन जिस तरीके से बमबारी हो रही है, ऐसा तो लगता है कि अगर कुछ दिन और ये लगातार चलता रहा तो फिलिस्तीन तो नक्शे से ही मिट जाएगा। देखिए जो है कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, फास्फोरस बम यूज कर रहा है। तमाम यूएन की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े लोग इजराइल को मना कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, उसकी हठधर्मिता है। वो युद्ध करना चाहता है, उनके निकाती एजेंडे हैं, उनको ग्रेटर इजराइल बनाना है, उन्हें मस्जिद अक्सा को शहीद करना है, उनको अपना 3rd टेम्पल बनाना है। ये तमाम उनके जो है धार्मिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो बन रहा है। सैयद जवाद, आप भारतीय होने के बावजूद भी फिलिस्तीन की क्यों सपोर्ट करते हैं? फिलिस्तीन की तरफ से हमेशा आपको टीवी पे भी और हर जगह डिबेट पे बोलते हुए देखा है, आप फिलिस्तीन को ही क्यों एक तरफ देखते हैं? देखिए फलस्तीन का समर्थन तो भारत सरकार भी कर रही है। फलस्तीन का कहाँ कर रही है? मोदी जी तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। किसने आपको बताया? बिल्कुल कर रहे हैं। और आपको बता दूं, उन्हीं के सरकार के बड़े जब विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने समर्थन करा। उन्होंने तो इतना सख्त बयान है, वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है कि अरबों की जिस जमीन को इजराइल ने कब्जा कर रखा उसको खाली करना होगा। ये स्टेटमेंट उनका दिया हुआ है। गांधी जी से बड़ा इस देश के अंदर कोई भक्त नहीं होगा, देशभक्त नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होगा, और आपके जो है पटेल साहब से बड़ा देशभक्त नहीं होगा। इन तमाम लोगों ने, भारत की पॉलिसी इस तरीके की थी कि आपको जो है फलस्तीन के समर्थन में होगा। लेकिन अभी मैं एक पढ़ रहा था अरब टाइम्स की रिपोर्ट, उसने तो बड़ा सख्त लिखा है। जो इस वक्त भारत का रुख है उसके ऊपर बड़ा सख्त लिखा है कि भारत अपना स्टैंड जो है फलस्तीन के मुद्दे पे चेंज कर रहा है, और उसके बाद उसने बड़ा सख्त जो है टिप्पणी कर रखी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए आप हमास का डाइवर्ट किया जा रहा है, या फिर ईरान को दोषी मान रहे हैं आप? नहीं, ईरान बिल्कुल भी दोषी नहीं, बिल्कुल भी दोषी नहीं। ये तो जंग मुसल्लत करी जा रही है ना। आप तो किसी के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके घुसे हुए हैं ना। 1948 से लेकर के आज तक की स्थिति क्या रह गई है? आज भी देखिए, अभी मेरे पास रिपोर्ट आ रही थी कि गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड। ही लोग लगा रहे इल्जाम, उनके अपने ही लोग लगा रहे इल्जाम। नहीं, अपने लोग कोई नहीं लगा रहा है। ये सारी बातें जो है, और जिनका आप वो बता रहे हैं क्लिप, उन्होंने अपना गुस्सा एक रोज से बताया कि तुम्हारे पास सेना है, तुम्हारे पास ताकत है, कुव्वत है, जालिम का मुकाबला करो जंग में जा करके। लेकिन बार बार जितना चाह रहा है कि मसले को ठंडा करा जाए, जंग को ना बढ़ा, क्योंकि अगर ये जंग एक्सकेलेट करती है तो तीसरे विश्व युद्ध के ऊपर हम खड़े हुए हैं, दुनिया खड़ी हुई है। इस चीज को जो लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे मुल्क से बाहर की जंग है, हमारे मुल्क के अंदर जंग नहीं आएगी, तो आपको बता दूं ये पूरे विश्व के अंदर जंग जाएगी, जिसका नुकसान पूरी दुनिया के अंदर होगा। बट अगर ये जंग एक्सकेलेट करती है
और मिडिल ईस्ट तक आती है, आपको यकीन बता दूं, आप ही लोग पेट्रोल 500 रुपए लीटर भरवा नहीं पाएंगे। अभी इतनी सख्त और कुव्वत नहीं है कि 500, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते होंगे, बड़े बड़े महंगे व्हीकल यूज करते होंगे, लेकिन अभी इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि आम लोगों के अंदर 250, 300 रुपए, 500 रुपए तक पेट्रोल के दाम पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए इसको रोकने के लिए तमाम लोग समझाने के लिए आ रहे हैं। अमेरिका ने बार बार सचेत कराया भाई, लेकिन इजराइल सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सैयद जवाद, आप जो है राजनीतिक विश्लेषक भी है, टीवी डिबेट में बड़े मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं, इस जंग बंदी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जंग बंदी के लिए तभी हो सकती है जब जस्टिस की बात होगी। अगर जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, अगर चाहते हैं। जस्टिस करेगा कौन? इस वक्त जो है सभी अड़ा हुआ है, सभी लोग जो है लगभग जो है लफ्जों से यानी कि लफ्ज जुमला बाजी करने में कोई भी पीछे नहीं है, सभी लोग आगे हैं और इजराइल अड़ा हुआ है, बिल्कुल जंग रोकने के मूड में नहीं है। तो क्या किससे गुहार लगाएंगे? देखिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर अगर आप प्रतिबंध लगाते हैं तमाम जगह पर, उसको भी पेट्रोल की जरूरत है, उसको भी गैस की जरूरत है, तमाम रिसोर्सेज की तमाम चीजें। लगाएगा प्रतिबंध? भाई यूएन के अंदर प्रतिबंध लगाते हैं, कंट्रीज लगाना चालू करें, पूरी जो है मिडिल ईस्ट लगाना चालू करे और जो अदर कंट्रीज हैं वो लगाना चालू करे, जो न्यूट्रल हैं वो बताएंगे। यूएन अगर बोलता है तो यूएन के सिक्योरिटी के इस्तीफा की मांग हो जाती है। देखिए क्या है, अब आपको बताऊं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, उन सब में जो है इजरायली लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और जो रियल इजरायली जिनको कहते हैं, ये लोग है भी नहीं, ये लोग तो जो है ज़ायनिस्ट हैं। तो इनका जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप मत सोचिए कि वो देश हित के लिए या फिर दुनिया हित के लिए या मानवता के लिए सोचते हैं। वो अपने एक नफरती धार्मिक प्रोपेगेंडे के ऊपर अग्रेसिव हैं और उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, फिर ऐसी बातें कर रहे हैं कि गुहार आखिर लगाएं किससे? सवाल मेरा ये था। दुनिया सड़कों पे है साहब, आप फिर देख नहीं रहे हैं या समझने में क्या करें। इसके बाद जो लोगों के बीच गुस्सा उतरेगा इजराइल के बीच, अभी आपको पता है कि एक प्लेन जो है रूस के अंदर उतरा था इजराइल का, और कितना लोगों को अंदर गुस्सा था। वो शख्स अपनी आवाम के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहा है, लेकिन उसके आवाम के प्रति और खास तौर से यहूदियों के प्रति कितनी नफरत बढ़ रही है पूरे विश्व में। वो इस चीज को, वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाना चाहता है, वो सिर्फ अपने आप को बताना चाहता है। वहां की आवाम ये कहती है और वहां की आवाम का गुस्सा इस बात का है कि भाई साहब, तुम हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली सरकार हो, जब तुम हमको बेसिक सुरक्षा ही मुहैया नहीं करवा पा रहे, जो तुम हमको सुरक्षा नहीं, तो तुमको सरकार में रहने का हक क्यों है? आप देखिए, क्या उनकी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी वहां के लोगों की है, वो भी दिखाइए, एक तरफा मत दिखाइए। खाली हमास 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 आतंकी, हमास आतंकी, हमास आतंकी आप लोग ने लगा रखा है। आप तो ईरान आ गया ना, ईरान वाले मुद्दे पे के जिससे हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर ने ईरान का खड़ा है। नहीं, वो हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर नहीं है इस वक्त। हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर जो है नसरुल्लाह साहब, पहले वो हिजबुल्लाह के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे। हिजबुल्लाह से उनका ताल्लुक तो ताल्लुक है भी, लेकिन इस वक्त वो हैं, वो हिजबुल्लाह के हेड नहीं है। कल हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम हेड हैं, उसके बाद उनका अपना खुतबा होगा, वो बताएंगे कि जंग में कूदना है या नहीं कूदना। उसके बाद सही जवाब, बात जब मुस्लिम ममालिक की आती है, बात जब ईरान का होता है, तो उस आप लोग हिचकिचाने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी जबान लड़खड़ाने नहीं। क्या लड़खड़ाने लगती है? आप क्या चाहते हैं कि ईरान को आतंकी बोलूं मैं? आप क्या चाहते हैं, ईरान को आतंकी बोलूं या ईरान ने लोगों को मरवा दिया ये बोलूं? बिल्कुल नहीं। देखिए, काफी वक्त से जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा था, जो इन यहूदियों का प्रोपेगेंडा था कि मुसलमान कंट्रीज को आपस में लड़वाओ, वो उस मंसूबे के अंदर कामयाब भी हो गए। 1919 के अंदर जिस वक्त खिलाफत मूवमेंट खत्म करवाया गया, यही जो है ब्रिटिशर थे और यही उनके साथ यहूदी मिले हुए थे। किस तरीके से जो इतनी बड़ी बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत हुआ करती थी खिलाफत उस्मानी, उसको खत्म करवाया। उसके बाद किस तरीके से भारत के दो टुकड़े करवाए, पाकिस्तान बनवाया, हिंदुस्तान बनवाया, उधर कश्मीर दिया 1947 के अंदर। अरे सुन ले, जो तोड़ने के पीछे जो सऊदी का हाथ है, अरब ममालिक। नहीं, ये तो फिर आप लोग पढ़ते नहीं सर। आप लोग फिर या तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते नहीं है। पढ़ने की जरूरत है, इसलिए आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। देखिए, 1947 पढ़ाई तो आपने पढ़ी है। अब अगर आप सुनेंगे आपको बुरा लग जाता है, आप जाति क्यों ले लेते हैं? मैं तमाम लोगों की बात करता हूँ जो लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं या ज्ञान लेते हैं फेसबुक, पूरी बात सऊदी का हाथ था कि नहीं ये बताएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम कंट्रीज को लड़वाने में भी अच्छा बताइए, भारत और पाकिस्तान को लड़वाने में किसका हाथ था? ब्रिटिशर का था या नहीं था? बिल्कुल था, है, बिल्कुल था। 1947 के अंदर करें। और कश्मीर एक ऐसा
उन्होंने मुद्दा दे दिया, इन 70 सालों के अंदर नहीं सुलझा। 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा आया और उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दा को। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ इसीलिए। और बात दूसरा, हुई थी ईरान पे, आप आ गए भारत। मैं दूसरा बता रहा हूँ, मैं इस चीज को भी गंभीरता से लेना, ये मुद्दे क्यों उठाए गए। उसके बाद आप देखेंगे जाकर के 1948 में इजराइल और फलस्तीन जैसा मुद्दा दिया गया, जानबूझ करके दिया गया ताकर के सेंट्रल एशिया कंट्रीज के अंदर जो है और खास तौर से अरब कंट्रीज के अंदर एक विवाद की स्थिति बनी रहे और अमेरिका वहां से लाखों किलोमीटर दूर होकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहे, अपना जो है वेस्ट के प्रोपेगेंडे चलते रहे, खास तौर से सेंट्रल एशिया कंट्रीज को डिस्टर्ब करना और मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करना, ये उनके निकाती एजेंडों के अंदर हमेशा से रहा। अगर ये मुमालिक बिजनेस ट्रेड आपस में करें, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आज मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब की कंट्रीज, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, ये तमाम कंट्रीज मिलकर के अपनी ट्रेड को अगर बढ़ा लें तो आज भी मैं बड़ी यकीन से और दावे से कहता हूं, अगर राजनीतिक मतभेद को हटा करके आवाम के लिए सारे लोग मिलकर के काम करें, पूरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। नहीं, इस वक्त नहीं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आपके साथ दिक्कत ही है। बताइए, इस वक्त जो है फिलिस्तीनी अवाम, ये बात होगी फिलिस्तीन पर, बात होगी ईरान पर इस वक्त। बिल्कुल, इस वक्त फिलिस्तीनी अवाम बहुत ही उम्मीदों के साथ ईरान और सऊदी अरब की तरफ देख रही है, लेकिन जो है ये लोग जुमलेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। यही तो हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर ने इल्जाम लगाया, अपने गुस्से का इजहार किया। इस पर बात करें, आप आ गए भारत और पाकिस्तान पर। मैं आपको बता रहा हूं, जो वेस्ट की हमेशा से रणनीति रही है, उनकी जो राजनीति रही है, उसकी डेप्थ में आपको ले जाना चाह रहा था कि आप उसको समझिए। अभी जो आप ईरान के मुद्दे की बात कर रहे हैं या हिजबुल्लाह के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आवाम उम्मीद की निगाहों से देख रही है कि नहीं उनकी तरफ, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल देख रही है। फलस्तीन की आवाम को उम्मीद है कि बहुत जल्द मुस्लिम उम्मा से उनको जो है सपोर्ट हासिल होगी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे जिस तरीके की सपोर्ट हासिल हो, वो बहुत जल्द उनको हासिल होगी। जहां तक मुझको लगता है, अगर आज मुस्लिम उम्मा जो है खामोश बैठ करके तमाशबीन बन करके तमाशा देखेगी, तो ये सब जानते हैं कि अगला नंबर सबका लगा हुआ है। उसके बाद इजिप्ट की बारी आएगी, उसके बाद शाम की बारी आएगी, सऊदी अरब की बारी आएगी, ईरान की बारी आएगी, क्योंकि इराक के मुद्दे के ऊपर लोग